बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आज भी मेरे साथ दूसरी दफ़ा एक अहम मेहमान मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब मौजूद हैं। मेजर साहब, वेलकम। अ, आपने वीडियो की कल, उसके बाद आग लग गई हर जगह। और जो आपने कल दो अशखास पे इल्ज़ामात लगाए, और वो बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, जिनको मैं दोहराऊंगा और उसकी क्लैरिफिकेशन इस वीडियो में होगी। इसके अलावा काउंटर में जो आप पर इल्ज़ामात लग गए हैं, ये लिस्ट है मेरे पास। आपसे भी सवालात होंगे, एक-एक करके उसकी क्लैरिफ़िकेशन लेंगे। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के हवाले से आपने उन 4 जो अदाकाराएँ हैं, उनके नाम लिए जुज़वी तौर मैंने पे। नाम किसी का नहीं लिया। जुज़वी तौर पे आपने बताया कि तो इसमें कितनी हकीकत है, लोग जानना चाहेंगे कि आपके जो ज़राए हैं, अगर वो आपको ये दे रहे हैं, इत्तला दे रहे हैं, तो आप अवाम के सामने ये कैसे साबित कर सकते हैं? देखें सलमान, जो मेरे ज़राए की इतलात हैं, वो जिनको मैं ज़राए को खामोश मुजाहिद कहता हूँ, वो इतलात आज तक अवाम के सामने साबित हुई हैं। और अगर तो जनरल फयाज हमीद की इस किस्म की इंक्वायरी कोई नहीं हो रही इस वक्त जनरल आसिम मुनीर के ऑर्डर्स के ऊपर, तो फिर ये बात बात तो हुकूमती सतह के ऊपर वाजे कह देनी चाहिए कि ये सब कुछ झूठ है, कोई इंक्वायरी नहीं है इसके अंदर। वहीं से कट्टे का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो बहरहाल, मेरे जो जराए हैं, इनकी जो मैं जितनी भी खबरें मैंने अवाम के साथ शेयर की हैं आज दिन तक, उनके उनकी तरफ से जो शेयर किए हैं, उनके जो दावे शेयर किए हैं, मुबैना तौर पर जो भी बात शेयर की है वो हकीकत बनती नजर आई है सामने भी। और मैं तो खुद जनरल फयाज हमीद को बहुत जाती तौर के पर वैसे पसंद करता था, और मेरा उनके साथ जाहिर बात है उनकी फैमिली के साथ भी एक ताल्लुक वास्ता, एक करीबी किस्म का भी रहा हुआ है। तो ये मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था इस बात को हवा के अंदर कर देना। मैंने इसकी मुख्तलिफ जराये से इसकी तस्दीक की, और जब मुझे पता चला कि बात इसी तरह ही है, और मेरे ऊपर तो बल्कि कि ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि मैं जनरल फैज हमीद के नेटवर्क का हिस्सा हूँ। लेकिन अब इनके पास ये भी इल्ज़ाम नहीं रहा, तो फिर नए इल्ज़ामात निकल आए हैं। ये हक सच तो फिर बात सारी की सारी इसी पे ख़त्म हो जाती है कि अगर ये बात गलत है तो फिर ऑफिशियल सत्ता के ऊपर जो है वो आईएसपीआर को आके बता देना चाहिए कि इस किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। इस चीज़ को ज़रा थोड़ा क्लैरिफ़ाई कर दीजिएगा। आपको नहीं लगता कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप अंदरूनी या बैरूनी हाथों में कहीं न कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं? देखिए सलमान, ये वो जख्म है, ये वो घाव हैं जो कि भरते नहीं है, और हम उनके ऊपर बैंडेज लगा लगा देते हैं जब हमारे मसले मसाइल जो है ना। और जख्म को अगर तो भरने ना दिया जाए, उसको हवा ना लगने दी जाए, तो वो भरता नहीं है। उस पे बस पट्टी पे पट्टी करते जाएं उसको, तो वो जाहिर बात है गहरा घाव बन के नासूर बन जाता है। और हमारे जो मसले इस वक्त हैं, जिसको हम फेस कर रहे हैं, ये जो इस वक्त पाकिस्तान जिस हाल के अंदर है, आप किसी बाहर सड़क के ऊपर जाके बंदों से पूछें, और पूरी दुनिया को ही पता है। आप इस वक्त अपना कशकोल लिए पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, 8 महीने पहले हालात क्या थे और अब क्या है वो आपके सामने है। और ये रजीम चेंज जो है आज से पहले भी होती है चली आई है, कोई नई बात तो नहीं है। और उसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार रहा है, बकाऊ सियासतदानों का क्या किरदार रहा है, मीडिया जो बिका हुआ है जिसको हम लफाफी कहते हैं उसका क्या किरदार रहा है। उसमें बड़ी क्लियर कट डिवाइड ये नजर आती है कि डिजिटल मीडिया जिसके ऊपर मैं और आप बैठे हुए हैं, ये एक डिवाइड नजर आ रही है, कि ये उन लोगों की आवाज सामने लेके आ रही है जो आज से पहले बोलते तो थे लेकिन सेंसर कर दी जाती थी, उनकी बात आवाम तक पहुंचती नहीं थी। अब इस बातचीत के जरिए जो है वो जाहिर बात है, मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि मेरे मेरे पास जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो उसमें जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात होते हैं। मैंने 20 साल 8 महीने 24 दिन सर्विस की हुई है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, तीसरी नस्ल का, थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर होते हुए इतनी मुझे समझ बूझ है कि मैंने नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को जो है वो पब्लिक स्पेयर के अंदर नहीं लेके आना। लेकिन वो मामलात जो कि जिन पे बातचीत होनी चाहिए ताकि ये जख्म जो है, ये घाव भरे, ये बैंडेज उखड़े और इसको हवा लगे, इस मामलात के ऊपर बात हो और इन इश्यूज का सद्देबाब किया जाए, फॉर वंस एंड ऑल ये मामलात जो है खत्म किए जाएं, और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह के ऊपर गामजन हो। और ये हर चंद महीने बाद, हर साल कुछ चंद सालों बाद जो रजीम चेंज का ड्रामा रचाया जाता है, आवाम के साथ मजाक किया जाता है, ये बंद हो। उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये बातचीत जो है ये की जाए, इसके ऊपर डिस्कशन की जाए, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हेल्दी डिबेट करता है उसके ऊपर बुल डॉग्स को छोड़ दिया जाता है। इसी पे बात करना चाहता हूँ। आपने अभी अपनी सर्विस के हवाले से बात की है, लेकिन काउंटर जो इल्ज़ामात हैं, उनमें सबसे पहला इल्ज़ाम कि दहशतगर्दों के खिलाफ जो जंग है, उसमें लड़ते-लड़ते जो आपने अपना एक क्लेम किया है, वो आप ज़ख्मी हीरो बन गए।
वो कह रहे हैं कि आप नाम नहाद जख्मी हीरो बने। आपकी लापरवाही की वजह से एक फौजी की जान चली गई, और जो आम शहरियों की भी जान गई उसमें। और जिस वक्त आपको इंक्वायरी में बिठाया गया तो नफसियाती मरीज आपने कह दिया अपने आप को। और उसके बाद फिर रिटायरमेंट की जो भी वजह बनी, लेकिन ये तमाम इल्जाम आप पे हैं, कैसे क्लियर करेंगे आप? सलमान, अगर इस किस्म की कोई इंक्वायरी हुई होती तो जाहिर बात है मैं कंटिन्यू तो ना सर्विस अपनी कर पाता, मुझे फुल ऑनर्स एंड अवार्ड के साथ फौज कभी भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ना देती और उसके बाद भी मैं फौज से मुंसलिक ना रहता। आईएसआई और आईएसपीआर के साथ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर ना मैं लड़ता रहता, कंटिन्यू ना करता। मैं डीएचए का कॉन्ट्रैक्टर था, डीएचए का मैं कॉन्ट्रैक्टर ना रहता, मैं उनके साथ भी कारोबार ना कर पाता। अगर मेरे ऊपर इस किस्म के दाग होते, इस तरह की इंक्वायरीज होती, तो मैंने जो वॉर वुंडेड ऑफिसर हूँ उसकी एक बकायदा डिक्लेयर्ड लिस्ट होती है एमएस ब्रांच के अंदर, जीएचक्यू के अंदर। उस लिस्ट के मुताबिक मैं वॉर वुंडेड ऑफिसर हूँ। मुझे हर साल फिर वॉर वुंडेड ऑफिसर्स को एमएस ब्रांच बुलाती है, उनसे पूछती है कि आपको किस तरह रिहेबिलिटेट किया जाए। उसमें मैंने जाके कहा कि मुझे आप इज्जत के साथ अभी फौज से जाने दें। मुसलसल 5 मैंने एप्लीकेशन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट्स दी, जिनको रिजाइन भी कहा जाता है क्योंकि आप साथ सर्टिफिकेट देते हैं कि आई एम विलिंग टू रिजाइन माई कमीशन विदाउट टर्मिनल बेनिफिट्स। तो वो मेरा पांचवा जो जाके एक्सेप्ट हुआ और शर्त ये रखी गई कि मैं एक वॉर जोन के अंदर जाऊं। मैंने अपने मैं अपने जवानों के साथ हमेशा जो है, मेरे जवानों से पूछें जिनको मैंने कमांड किया है। और जिस किस्म की आप इंक्वायरी कह रहे हैं ये तो टोटल बकवास है, इस किस्म की कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई जी। इसके अलावा एक और बड़ा इल्जाम आप पे लगाया जाता है कि आपने टीएचए के कुछ प्लॉट्स में हेरा फेरी की, आपने ह्यूमन स्मगलिंग की, और इसमें आपने लोगों से पैसे खाए, और पैसे खा के आप लंदन भाग गए। ये जो एफआईए है उसने इन्वेस्टिगेशन का घेरा जब तंग किया तो आप पाकिस्तान से भाग गए, और आपने मौका जानकर पीटीआई के जितने भी लोग हैं उनकी हमदर्दी हासिल कर ली। चलें, ये सलमान देखिए, बात ये है कि मैं इससे पहले जब मैं गया हूं तो मैं बड़ा इफेक्टिवली डायरेक्टर मीडिया सेल पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, बकायदा आईएसपीआर और आईएसआई के साथ और डीएचए के साथ सुबह शाम का मैं काम कर रहा था। ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर हर चीज मौजूद है। अगर इस तरह की कोई बातचीत होती तो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे पीछे एक इन्होंने 406 का पर्चा काटा, मेरे बिनोई को भी उठाया, उससे मेरे खिलाफ वीडियोज बनाई। एक ही मर्द पाकिस्तान में मेरे खानदान का बचा था। मेरे घर में भी आईएसआई के अफसरान ने छापे मारे, सिर्फ और सिर्फ आवाज हक बुलंद करने के ऊपर। और पाकिस्तान में कौन नहीं जानता है कि इस तरह के झूले और जाली जो मुकदमा जात हैं जो बनाए जाते हैं। डीएचए का अगर कोई प्लॉट स्लॉट है तो मुझे भी बता दें, मैं भी ले लूं। एक ही मेरा डीएचए पेशावर में प्लॉट है, वो मुझे अपनी सर्विस के ऊपर मिला था, वो भी अभी उसको इन्होंने सीज, उसको बैन लगा दिया, सीज कर दिया। घर जो मुझे आर्मी का मिलना था वो भी इन्होंने बंद कर दिया, पेंशन भी मेरी बंद करा दी है। और ये जो बातचीत कर रही है, जो आप बातचीत कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपको पता है जब इनके पास कोई चीज होती नहीं है तो इसी तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। मेरे गैर मौजूदगी में 406 का एक पर्चा करा के उसके ऊपर इन्होंने जियो टीवी पे कभी दुनिया पे चला दिया, कभी किसी बुलडॉग को छोड़ दिया, कभी किसी को छोड़ दिया कि ये ह्यूमन स्मगलिंग है। इंशाल्लाह वक्त आएगा कि इन तमाम लोगों के ऊपर भी जो है वो डिफेमेशन सूट, अगर पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होती तो मैं लाजमी तौर के ऊपर पाकिस्तान में ये करता। लेकिन ये लोग जब यहाँ पे तशरीफ लाएंगे, यहाँ पे यूके में लाएंगे, तो यहाँ पे उनको मैं अदालतों के अंदर लेके जाऊंगा जो इस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं। अगर जी। यही आपके ऊपर ये सूट कर दें या आपके ऊपर केस हो जाए यूके में। आए ना, सो बिस्मिल्लाह लेके आए, सबूत है। आए, मैं तो कहता हूँ अब यहाँ पे आए ये जब आपके पास सबूत नहीं होते फिर आप मीडिया ट्रायल इस किस्म के करते हैं जो ये कर रहे हैं। जो ये आप बातचीत जो कर रहे हो यार, अगर ये बातचीत होती तो इतने अरसे से ये 8 महीने से सो रहे थे। ये अभी नई नई जो हाँ, रोजाना गंद उछालने की जो कोशिश करते हैं, 8 महीने बाद कुछ ना कुछ डर्ट डिगअप करते हैं। तो कोई बात तो इसको है ही नहीं सिरे से, तो नई चीज इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई होती तो आपके ख्याल में इन्होंने मुझे छोड़ा होता अभी तक? जहां पे कुछ था ही नहीं सिरे से, जहां मेरे पास सबूत मौजूद है, वहां इन्होंने मेरे ऊपर पर्चे करा दिए हैं। जो यहाँ पे आजम खान सवाती के खिलाफ तो चलो पूरे पाकिस्तान में, इमरान रियाज खान के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में, वो जमील फारूकी के खिलाफ जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसके ऊपर पर्चे तो नॉर्मल रूटीन की बात है। और उसको ह्यूमन स्मगलिंग बना देते हैं। और फिर ये जो आप बात करते हैं कि नहीं जी ये कोई घपले मपले हैं, ये घपले छुपे रहते हैं आपके ख्याल में? इनके कोई सबूत अगर हैं तो वो फिर मीडिया ट्रायल के जरिए दी जाएंगे या अदालतों के अंदर लेके जाए जाएंगे? और अगर है तो यहाँ यूके की गवर्नमेंट को फिर ला के दे दें यार, अगर इस तरह के मामले हैं तो। कुछ भी नहीं है इनके पास, इसीलिए फिर हवाई बातचीत है सारी। आप गद्दारे वतन हैं, और आपने मुल्क दुश्मन, जो इंडिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसके एक अफसर से मुलाकात की है पिछले दिनों, जिसका नाम है कर्नल सुरेश मेहरा। है जिनसे कोई मुलाकात हो रही है, इस तरह की भोंडी हरकत जो है
वो पहले जावेद चौधरी ने की थी, उसके किसी अपनी वेबसाइट पे खबर लगा के, उसको मैंने चैलेंज किया तो उसने खबर उतार के एक्सप्रेस न्यूज ने तरदीद कर दी। अभी वही एक और मोड़ी हरकत ये कर रहा है, ये खुद या तो रा का एजेंट है कि इसको रा वालों ने, रा ने इसको बताया कि हमारा फलाना अफसर तुमसे जाके मिल रहा है। ये पुराना यार बुक, ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक है कि आपको कोई बंदा हक सच बोल रहा हो तो उसको रा का एजेंट बोल दो। यहाँ पे अगर मैं इतना बड़ा रा का एजेंट था तो सोशल मीडिया के ऊपर उठा के देख लें मेरी पूरी की पूरी हिस्ट्री। मैं 5th जनरेशन वॉरफेयर लड़ा था अपनी जेब से खर्चा करके, और मैंने अपना मीडिया सेल पूरा बनाया था पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के अंदर, और मैं आईएसपीआर और आईएसआई इंटरनल विंग के साथ भी और मीडिया विंग के साथ भी मैं काम कर रहा था। उस वक्त राक एजेंट मैं नहीं था। मैं राक एजेंट तभी बना जब मैंने बाजवे की रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ बात शुरू की और उसके लफाफों को एक्सपोज करना शुरू किया और उसके बुलडॉग्स को एक्सपोज करना शुरू किया, तभी मैं राक एजेंट बना। यार अवाम हक सच जानती है, और इस तरह के भोंडे के तरीके से बातचीत करना अब अवाम को समझ आ गया है इस डिजिटल एज में। और यही तो हमारा मसला है कि हम अभी तक फंसे हुए उन्हीं पुरानी की पुरानी बातों के अंदर फंसे हुए 80 और 90 के दायरे में कि इसको राक एजेंट बोल दोगे, इसको गद्दार बोल दोगे तो बस सब काम चला जाएगा। रा का एजेंट अगर पाकिस्तान आर्मी का 3rd जनरेशन ऑफिसर, वॉर वंडेड ऑफिसर है तो फिर मतलब मेरे ख्याल में जो जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में भी जो कुछ जिस तरह के अलकाबात से उसको नवाजा जाता है वो भी फिर सच ही होगा। आपको नहीं लगता कि आपने जनरल फैज और जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के हवाले से जो इल्जामात लगाए हैं वो इदारे की साख पे कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे और बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे? आपका ही इदारा है, आपका साहब इदारा है। सलमान आप ठीक कह रहे हो, और मैं अपने इदारे के अंदर से ही लोगों ने मुझे इतलात पहुंचाई है ना। मुझे रात को ख्वाब तो आया नहीं था, तो इदारे के अंदर ही सीनियर लोग, सीनियर तरीन लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनका ख्याल है कि ये बात बाहर आनी चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए, ताकि एक दफा ये फॉर वंस एंड ऑल ये रास्ता बंद हो। क्योंकि ये गंद जो है ये मजाक ही बन गया है। यहाँ पे पाकिस्तान के कौमी इदारा है, पाकिस्तान की उमंगें, पाकिस्तानी कौम की उमंगें उससे जुड़ी हुई हैं, और वहां पे अगर इस तरह के काम मजाक ही बन गया ये तो मैं इस चीज का मैं किसी अदालत में जाके बताने पे तैयार हूँ। ऐनी शायद भी हूं मैं बहुत से वाकयात का। तो मैं इस वजह से कहता हूँ कि यार इनफ इज ब्लडी इनफ नाउ। आप इन मामलात के ऊपर बातचीत करके इनको खत्म करें। जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद जो हैं वो हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर बातचीत करते हैं। मोरालिटी उनके लिए बहुत बड़ा इशू है, जिसके लिए वो क्लेम करते हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ शायद इसी वजह से हैं जो भी वो बात करते हैं। लेकिन फिर इदारे का अपने अपने इदारे का फिर मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ठीक करने चाहिए इससे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मोरालिटी का इशू नहीं है। यहाँ पे मोरालिटी चले उसका उनका पर्सनल इशू होगा। यहाँ पे इन हरकतों की वजह से जो है वो फाइनेंशियल करप्शन जो हुई है वो एक बहुत बड़ा इशू है ना। और उस इशू को डिस्कस करना, मैंने जिस तरह कहा कि बैंडेज को उखाड़ना बहुत जरूरी है। और ये बात मेरे लिए खुद बहुत इंतहाई तकलीफ दे थी, बिकॉज आई रियली लाइक जनरल फैज हमीद एंड मेरे उनके खानदान के साथ मरासम है, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी यार कि ये बातचीत करना। लेकिन मैंने तो पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारी निभाते हुए ये बात की है और बात पहुंचाई है। और बात पहुंचाना जो है वो इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है। जिस तरह अभी आपने बताया, जो बंदा बोलता है सच बोलता है, हक सच बोलता है, उसको राक एजेंट बना दो। आप बाकी सब छोड़ो यार। 8 महीने आप 6% के ऊपर ग्रोथ कर रहे थे और आपने जो है वो रजीम चेंज कर दिया और उसको आप स्ट्रेटेजिक कंपल्शन का नाम देते हैं कि जी अमेरिका ये चाहता था। तो यार अगर आप खड़े होने वाले होते तो आप खड़े हो जाते ना, फिर अवाम को आप बताते कि भाई अमेरिका ये करना चाह रहा है, आप क्यों लेट गए जाके। अब आप एक तरफ कहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पुरानी पॉलिसीज पे गामजन है, पहली बात। फिर आप कहते हैं कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनके अंडर जो इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है वो जनरल बाजवा के दौर के करप्शन के केसेस निकाल कर ले आए साहब। अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो की जनरल फैज और जनरल बाजवा के खिलाफ। आपको क्या लगता है, क्या हम लोग यकीन कर सकते हैं इस इस्टेब्लिशमेंट पे कि क्या ये अपने मॉरल ग्राउंड्स को ठीक करने की तरफ जा रहे हैं? क्या ये अपने असल किरदार की तरफ वापस जा रहे हैं? क्या ये अपने इदारे को डिग्निटी उसकी वापस, उसकी इज्जत वापस दिलाने के लिए उस रास्ते पे गामजन है? जी सलमान, लग तो यही रहा है कि जिस वक्त आप देखें कि एक तो फेंसिंग के ऊपर इंक्वायरी जो खुली है वो भी जनरल बाजवा दौर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, $532 मिलियन का प्रोजेक्ट था। उसके ऊपर भी जनरल आसिम मुनीर ने इंक्वायरी खोली हुई है, उसके ऊपर जो बातचीत हो रही है। ये जो करंट इंक्वायरी चल रही है ये भी बातचीत चल रही है। मेरे ख्याल में इस वक्त तक लेकिन इशू जो बहुत बड़ा है वो ये है कि जो बाजवा दौर के अंदर जो अफसरान लगे हुए थे, जो ये तमाम के तमाम काम कर रहे थे, जिनको मैं बाजवाई बाकियात कहता हूँ, वो अभी तक उन्हीं ओहदों के ऊपर काम कर रहे हैं।
और इस लिए जनरल आसिम मुनीर बहरहाल मेरे ख्याल में तो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लाना, उस पर वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन जो शुरू की बात है कि 5-6 हफ्ते में जो है वो हमने कहा था कि जी कौम को पता चल जाएगा, तो अभी तक तो ये उनकी डायरेक्शन जो है उसमें ये 2 इंक्वायरीज तो सामने आई हैं उनकी डायरेक्शन तो, लेकिन उसके अलावा आप जो देखते हैं कि वो नहीं, उन्होंने कहा था मेरे साथ 5-6 महीने लगेंगे। थोड़ा सा जी इंटरप्ट करूंगा। देखें, एक तरफ आजम सवाती के साथ वही सलूक रखा जाता है, एक तरफ से इतलात आती हैं कि पीटीआई को और इमरान खान को माइनस करने की पॉलिसी इज द सेम। एक तरफ खबर आती है कि बलूचिस्तान में जो धड़े हैं उनको, जो कि पीटीआई को माइनस करने के लिए, उन धड़ों को एक्टिव किया जा रहा है। एक तरफ एमक्यूएम एक्टिव हो जाती है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये बातें आप काबिल यकीन हैं कि इदारा जो है वाकई अब सही रास्ते पर चल रहा है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इदारा सही रास्ते पे चल रहा है। अगर इदारा सही रास्ते के ऊपर चल रहा होता तो इदारा मेरे खिलाफ जो है ये डिसइंफॉर्मेशन क्यों फैला रहा होता। आपने जो इल्जामात लगाए हैं वो एक लफाफी के थ्रू आए हैं। जाहिर बात है इदारे के अंदर से ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, अगर इदारा ठीक जा रहा होता तो ये क्यों होता। लेकिन इदारा इतना बड़ा है कि आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे एक महकमा है, आईएसआई को हम महकमा कहते हैं, एक महकमा है, एक फौज है। इसके अंदर डाइवर्जेंट इश्यूज हैं। 85% लोग इदारे के जो हैं वो इसकी बेहतरी चाहते हैं, वो चाहते हैं यार इनफ इज ब्लडी इनफ, इसको अभी ठीक करें पाकिस्तान को। लेकिन 15% लोग जो हैं जिनको हम टोनी बोलते हैं, उन टोनियों ने अपनी ऊपर इजारादारी बनाई हुई है कि उनको अपने बेनिफिट्स, पर्सनल बेनिफिट नजर आ रहे हैं, और वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, नेशनल बेनिफिट, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान करना चाहते हैं। तो ये एक जंग जारी है। इसको समझने के लिए आपको एक बहुत लंबी सिटिंग चाहिए, या मेरे वीलॉग्स आप देखें तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पे कोई एक इशू नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर ने ऑर्डर किया और काम हो जाएगा। जनरल बाजवा जो ऑर्डर देते थे वो तो हो जाता था। देखें सलमान, जब 3 साल पहले, 3 साल के बाद चीफ को एक्सटेंशन मिलती है ना, तो अगले 3 साल उसके जो बच्चे जो है ना उसके लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, जो उसके दौर में ब्रिगेडियर होते हैं, वो होते हैं, उनको वो बच्चा समझता है। उनकी जुर्रत नहीं होती कि चीफ को जो है वो आगे कोई बात कर सके, इसलिए पहले 3 साल के अंदर होता है। जनरल आसिम मुनीर का तो अभी तक ओटीएस पीएम है, और उसी मसले से नहीं निकल पाए वो। अपने अपनी मर्जी के अफसर ही नहीं लगा पाए, अपनी काबीना ही नहीं लगा पाए, और जिनको लगाया है वो भी उनको पता चल रहा है मेरे जराये के मुताबिक कि नहीं जी इनकी तो लॉयल्टीज कहीं और पे हैं, इनकी एफिलिएशंस कहीं और के ऊपर हैं। तो ये बड़े बहुत से इश्यूज हैं, पावर गेम्स हैं, तख्त या तख्ते की गेम है यहाँ पे। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसमें वक्त लगेगा। आपने क्लेम किया था अपने जराये के मुताबिक 5,000 फौजियों ने अपने इस्तीफे दे दिए थे, और उसकी ये एक तो अपडेट, क्या बाकी उस खबर पे कायम है? बिल्कुल। देखें बात यह है कि मैंने एक तो ये नहीं, आपको वेरीफाई क्लैरिफाई कर दूं, मैंने बहुत दफा इसके ऊपर बात की है कि मैंने ये नहीं कहा था कि बल्क में 5,000 इस्तीफे आ गए। मैंने आपको कहा था पेंडिंग पड़े हुए 5,000 इस्तीफे, ठीक है। पेंडिंग का मतलब है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जमा हुए हैं इस्तीफे, और इस वक्त पड़े हुए हैं। और स्कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मेरे जराये के मुताबिक ये डिस्कस भी हुए हैं कि इतने ज्यादा हमारे पास थाउजेंड्स के अंदर इस्तीफे पड़े हुए हैं। तो बताया गया है कि उनको ऑफिसर्स को कहें कि अगर तो उनको वो इस्तीफा विदाउट एनी बेनिफिट, विदाउट पेंशन जाना चाहते हैं तो जाएं, नहीं तो वापस लें, अपने एप्लीकेशन वापस लें। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठे हुए हैं, और रजीम चेंज के बाद बहुत ज्यादा इनमें इजाफा हुआ है, और ये मिल मिला के 5,000 के करीब पहुंचे। एक जूनियर ऑफिसर्स कहते हैं जी 5,000 प्लस है। सीनियर ऑफिसर से मैंने पूछा, मैंने कहा यार 4,400 और 4,800 के दरमियान बहरहाल पड़े हुए हैं, कन्फर्म पड़े हुए हैं। और हम साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि इनको वापस करें, लेकिन वो वापस जब करते हैं तो अगला 6 महीने बाद फिर 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है, वो फिर दे देता है। तो इट इज एक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे मैंने बल्क की नहीं बात की थी, और ये उसकी बहुत बड़ी वजह बनी है। रजीम चेंज के बाद जो मोरल डाउन हुआ है, और इन ऑफिसर्स को बुला के बिठाया गया है, जबरदस्ती कहा गया है कि वापस लो, नहीं तो तुम्हारा कुछ तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा, और वो बेनिफिट ना लेने के लिए भी तैयार बैठे हुए यहाँ पे। और उसकी मेन वजह ये है कि अवाम ने जो लान तान की है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, जो उनको घर से बातें सुनना पड़ी है, मेन इशू ये है कि उसके बाद फिर मोरल के अंदर एक बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है जी। तो आई एम बिल्कुल, आई स्टैंड बाय व्हाट आई हैव सेड यार। ये तो कल सलीम साफी साहब ने मेरे ख्याल में अपने जियो टीवी के ऊपर भी ये बातचीत की है कि नहीं, मैंने अपने जराये से चेक किया है कि बल्क इस्तीफे नहीं मैं आपको कह रहा यार, आए हैं पेंडिंग इस्तीफों की मैं बात कर रहा हूँ, जो पड़े हुए हैं यहाँ पे, जिसमें इंक्रीज पिछले 8 महीने में कितनी हुई है बताएं ना सामने आप आके।